नमस्कार दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ असम इतिहास के बारे में। अहोम और मुगल के बीच कब और कैसे लड़ाई हुई थी, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। इसलिए इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुगल लोग असम को कैप्चर करने के लिए 17 टाइम्स अटैक किया था, लेकिन उनको वो लोग कैप्चर नहीं हो पाया। इसलिए इस अनसंग हिस्ट्री और अनसंग वॉरियर के बारे में आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। शुरू करते हैं। 16वीं सदी के अंत तक ऑलमोस्ट पूरे भारत को कब्जा कर लिया था। डिड यू नो कि ये माइटी मुगल एम्पायर नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे से अहोम एम्पायर से एक नहीं बल्कि 17 बार वॉर करके हार गई थी। लेकिन आखिर कैसे मुगलों की इतनी विशाल सेना को नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे से ट्राइबल किंगडम अहोम 17 बार हराकर नॉर्थ ईस्ट को मुगलों से हमेशा के लिए बचा के रखे? ये कहानी शुरू होती है 1200 एडी से, जब असम में वैसे तो कई छोटे छोटे साम्राज्यों का राज हुआ करता था, लेकिन इन सब में से सबसे प्रोमिनेंट थे द माइटी कामरूप किंगडम, जो असम की धरती में 500 एडी से राज किया करते थे। लेकिन फिर 1228 एडी में अहोम डायनेस्टी के राजा सुकपा बर्मा से माइग्रेट होकर असम के कामरूप पर आक्रमण करके वहां पर सेटल हो गए। अब ये अहोम साम्राज्य वैसे तो बस ट्राइबल्स थे, इसलिए उनका धर्म मेजरली एनिमिज्म यानी प्रकृति की पूजा करना था। लेकिन हिंदुस्तान में आते ही उन्होंने नई प्रजा के साथ घुलने मिलने के लिए सबसे पहले हिंदू धर्म को अपना लिया। इसके बाद उन्होंने बहुत ही जल्द अपने टेरिटरीज को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया और 1600 के अंत तक वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक प्रोमिनेंट पावर बन गए थे। अब जहां पर भारत के पूर्वी भाग में यह स्थिति चल रही थी, वहीं पर 1556 से ही मेनलैंड भारत में एक और बड़ी सियासत अपने जड़ मजबूत कर रही थी, मुगलिया सल्तनत। मुगलों की रफ्तार तो अहोम से भी दुगनी तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि उन्होंने आने के महज 4 सालों में ही ऑलमोस्ट पूरे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में अपना कब्जा जमा लिया और 16वीं सदी के अंत तक तो लगभग पूरे भारत में उनका हरा ध्वज लहरा रहा था। अब अगर कुछ बचा रह गया था तो वो था भारत का नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, जहां पर अभी अहोम एम्पायर काफी तेजी से एक्सपैंड कर रहा था। जाहिर सी बात है, मुगल्स को अहोम एम्पायर से एक थ्रेट महसूस हुआ और बस उन्होंने अपना अगला निशाना उसी एम्पायर को बना दिया। अब इन दोनों पावर्स के बीच में साल 1613 से लेकर 1682 तक एक नहीं 17 लड़ाइयां हुई, जिसकी शुरुआत हुई थी इनफेमस बैटल ऑफ समधारा से। अब इस बैटल के पहले मुगल्स और अहोम्स के बीच में कोई भी डिप्लोमेटिक या ट्रेड रिलेशंस नहीं थे, मगर एक दिन 1616 में अहोम्स ने रतन शाह नाम के एक मुगल ट्रेडर को इंसेंस में यूज होने वाले एक रेयर वुड स्पीशी एलो वीड को चुराते हुए पकड़ लिया और फिर पूछताछ में यह पता चला कि वो ये वुडन लॉग मुगल बादशाह जहांगीर के लिए चोरी कर रहा था। तो बस यहीं से इतनी सी बात के लिए हो गई जंग की शुरुआत, क्योंकि मुगलों का मानना था कि बादशाह के लिए किसी भी चीज को इनकार करना मतलब खुद बादशाह जहांगीर का तिरस्कार करना, एंड एज अ रिजल्ट पूरे मुगल सल्तनत का ही तिरस्कार करना। तो अहोम्स को इसी बात का सबक सिखाने के लिए बंगाल के मुगल गवर्नर शेख कासिम खान ने अपने आर्मी जनरल को 10,000 की सेना देकर अहोम्स पर एक अचानक हमला करने के लिए भेज दिया। अब क्योंकि हमला एकदम अनएक्सपेक्टेड था, तो अहोम्स उन्हें कन्फ्रंट नहीं कर पाए एंड एट लास्ट अहोम्स ये वॉर हार गए। यस, यू हर्ड इट राइट, अहोम आर्मी ये पहला वॉर हार गई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये उनका कोई डिफीट नहीं था, बल्कि ये एक सेटबैक था बिफोर द मेन बाउंस बैक। अहोम्स ने बस कुछ ही दिनों में अपनी सेना को एकजुट किया और आप मानोगे नहीं, लेकिन ये इतनी सी साइज वाले अहोम किंगडम ने सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरी मुगल आर्मी को हराकर आसाम पर वापस अपना राज एस्टैब्लिश कर दिया। एंड दिस वाज द फर्स्ट मेजर अचीवमेंट फॉर अहोम्स, जहां से आई बिलीव उनका आत्मबल भी बढ़ना शुरू हो गया। अब इस इतनी बड़ी हार के बाद मुगलों ने 1619 में लगातार 2 बार अहोम्स पर हमला किया और आसाम को लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहां भी वो जीत नहीं सके। एंड सरप्राइजिंगली इन 2 हमलों के बाद अगले 20 सालों तक मुगलों ने अहोम्स पर एक भी हमला नहीं किया। अब फ्रेंड्स, हमने स्कूल की किताबों में मुगल बादशाहों के बारे में तो काफी पढ़ा है, लेकिन अहोम एम्पायर के बारे में तो बहुत ही कम लोग जानते थे। अब अहोम एम्पायर को मुगलों को अपना वर्चस्व बनाने नहीं देना तो था ही, बट एट द सेम टाइम उन्हें अपना धर्म और कल्चर को भी प्रोटेक्ट करना था। ये लोग बखूबी जानते थे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा है
और इसीलिए ये उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अहोम्स को तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे मुगलों ने हार मान ली है, लेकिन बात असल में ऐसी नहीं थी। असल में मुगल इतने सारे डिफीट्स के बाद परेशान हो चुके थे। उनको किसी भी हालत में जीत चाहिए थी और उस इलाके पर कब्जा करना था। और इसी जीत को हासिल करने के लिए 1636 में 20 साल के इंतजार के बाद मुगलों ने अहोम्स पर चौथा हमला किया, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। अब इस जंग में अफसोस मुगलों की तैयारी ने पूरे वेस्टर्न अहोम किंगडम को अपने अंदर ले लिया और तो और उस पर सक्सेसफुली 2 सालों तक राज भी किया। लेकिन फिर उसके बाद क्योंकि 2 सालों तक अहोम्स के तरफ से कोई भी हमला नहीं हुआ, तो मुगलों को यह पूरी तरीके से यकीन होने लग गया था कि अहोम्स अब डर के हमेशा के लिए चुप बैठ चुके हैं और वापस नहीं आने वाले हैं। बट वेट, अहोम्स चुप नहीं हुए थे। असल में वो फिर से एक बार एक सही मौके की तलाश में थे, जो उन्हें मिला सन 1638 में। 1638 में अहोम्स ने मुगलों कलेक्टिवली हैवी स्ट्राइक करके अपना पूरा किंगडम वापस ले लिया और फिर से पूरे नॉर्थ ईस्ट पर अपना राज स्थापित कर लिया। लेकिन इतने सारे वॉर्स और कंटिन्यूअस मतभेड़ के बाद ये जाहिर सी बात थी, इन दोनों राज्यों की इकोनॉमी काफी वीक हो गई थी, जो ऑब्वियसली दोनों राज्यों के लिए एक बड़ा लॉस था। और इसीलिए दोनों राज्यों ने एक पीस ट्रीटी करने का फैसला ले लिया और साल 1639 में दोनों के आर्मी कमांडर्स ने ट्रीटी ऑफ असुरर अली को साइन कर लिया। इस ट्रीटी के तहत अहोम्स को वेस्टर्न असम मुगल्स को देना पड़ा और बदले में मुगल्स ने अहोम एम्पायर को एक इंडिपेंडेंट किंगडम के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। नाउ ये ट्रीटी ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गई थी, क्योंकि अगले 10 सालों तक दोनों भी साइड्स ने एक दूसरे पर कोई भी अटैक नहीं किया। मगर साल 1648 में पिक्चर में एंट्री होती है अहोम के नए राजा जयध्वज की, जिनका यह मानना था कि हम अपना ही इलाका मुगलों के हाथों क्यों सौंपे। प्लस क्योंकि 10 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था भी स्टेबल हो गई थी, तो फिर से मुगलों पर आक्रमण क्यों नहीं किया जाए। तो बस गद्दी पर आते ही जयध्वज ने ट्रीटी ऑफ असुरर अली को तोड़कर वेस्टर्न असम इलाके में आक्रमण करके अपने पूरे राज्य को वापस ले लिया। सो नाउ अगेन फॉर अनदर टाइम द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट वाज अंडर अहोम्स कंट्रोल। बट सरप्राइजिंगली शायद मुगलों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगले 12 सालों तक मुगलों ने अहोम्स पर 2 छोटे अटैक्स के अलावा कोई भी मेजर काउंटर अटैक नहीं किया। और एटलीस्ट द अहोम्स थॉट सो। मतलब देखो, 1657 आते आते मुगल बादशाह शाहजहां काफी बीमार पड़ गए थे और क्योंकि मुगलिया शासन में सक्सेशन के लिए कोई प्रॉपर रूल नहीं था, तो शाहजहां के चारों बेटे गद्दी के लालच में आपस में ही भिड़ रहे थे। वो खुद आपस में ही वॉर कर रहे थे, वॉर्स जैसे बैटल ऑफ धर्मातपुर एंड बैटल ऑफ समूरगढ़। अब इन वॉर्स के बाद फाइनली सक्सेशन के बैटल में औरंगजेब विनिंग कैंडिडेट निकला और उसने अपने सारे भाइयों को खत्म करके खुद को पूरे मुगल साम्राज्य का नया बादशाह बना दिया। लेकिन इस नए बादशाह को पूर्वी पृथ्वी में मिली शर्मिंदगी जरा भी मंजूर नहीं थी, तो अपनी जिद को पूरी करने के लिए उसने अहोम्स पर 7वां बड़ा आक्रमण करवा दिया और वो ये जंग जीत भी गया। इनफैक्ट मुगल्स इसमें इतने सक्सेसफुल थे कि वो अहोम्स की टेरिटरी के इतने अंदर आ गए थे कि राजा जयध्वज को रातों रात शाही खजाने तक को छोड़ के अपने कैपिटल से भागना पड़ा था। अब क्योंकि अहोम्स हार गए थे, उन्हें 1663 में द ट्रीटी ऑफ घीला झारी घाट साइन करनी पड़ी। इस ट्रीटी के तहत अहोम्स को 3 लाख सोने के सिक्के, कुछ हाथी और मुगल हारम में राजा जयध्वज को अपनी बेटी तक को वॉर इंडेमनिटी के तौर पर देना पड़ा। इस ट्रीटी का शॉक शायद जयध्वज झेल नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके डेथ के पहले ही उन्होंने वॉर इंडेमनिटी का पहला गोल्ड कॉइन इंस्टॉलमेंट दे दिया था। अब बारी थी अगले इंस्टॉलमेंट की, लेकिन तब तक अहोम किंगडम की गद्दी पर बैठ चुके थे राजा चक्रध्वज। वो इस ट्रीटी से बहुत ही नाखुश थे और अपनी पिता के मौत का बदला लेना चाहते थे। इस बदले को पूरा करने के लिए साल 1665 में उन्होंने मुगल्स पर एक 8वां बड़ा हमला करके अपनी पूरी किंगडम को वापस ले लिया। सो नाउ फाइनली अहोम्स वर बैक अगेन इन रूल एंड इन फैक्ट अब इस लड़ाई के बाद 6 बैटल्स हुए, लेकिन किसी भी बैटल में मुगलों को जीत हासिल नहीं हुई और इसीलिए इस लगातार जीत से असम में अहोम्स काफी खुश थे। लेकिन दिल्ली में बैठा मुगल बादशाह औरंगजेब काफी गुस्सा था और इसी गुस्से में साल 1671 में उसने अंबर के राजा राम सिंह को अहोम्स पर इन्वेजन करने के लिए भेज दिया और शुरू हो गया द बैटल ऑफ सरायघाट।
अहोम किंगडम पर यह 15 सबसे बड़ा और काफी फेमस हमला था। एक्चुअली दिस बैटल वाज ट्रूली इनसेन, क्योंकि इतने छोटे सेना वाले अहोम किंगडम पर हमला करने औरंगजेब ने 4000 यानी सरदार विद 4000 सोल्जर्स, मानसबदार राम सिंह के साथ 1500 शाही सोल्जर्स, 18000 की कैवलरी, 30,000 फुट सोल्जर्स, 40 वॉरशिप्स और ऐसे कुल मिला के 75 से 80,000 सोल्जर्स भेजे थे। अब इतनी विशाल सेना के सामने अहोम्स की कुछ हजार की सेना का टिकना बिल्कुल नामुमकिन सा था। लेकिन अहोम आर्मी के जनरल लचित बोरफुकान ने इस नामुमकिन काम को भी मुमकिन बनाया। उनका प्लान काफी सिंपल था। इतनी बड़ी सेना को गुवाहाटी पहुंचने के लिए बस 2 ही रास्ते थे। पहला आसाम की वैलीज से होते हुए और दूसरा ब्रह्मपुत्रा नदी को सेल करके। और अगर मुगलों की नेवल कैपेबिलिटीज की बात करें तो उनकी नेवी इनएक्सपीरियंस्ड और वीक थी। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि उनको कोई अगर खतरा था भी तो वो लैंड अटैक से ही था। इसी वीकनेस को अपॉर्चुनिटी बनाकर लचित ने लैंड रूट को ही ब्लॉक कर दिया। बेसिकली उन्होंने सॉइल और बड़े पत्थरों को वैली के एंट्री पॉइंट के बीचों बीच डालकर गुवाहाटी की ओर जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया। और बात रही ब्रह्मपुत्र नदी की, तो उन्होंने वहां पर मौजूद सराय घाट इस नैरो पॉइंट पर मुगलों के लिए घाट लगा दिया। अब इनके इस मास्टर प्लान की वजह से मुगलों के आधे सोल्जर्स वैली में और आधे ब्रह्मपुत्र नदी में मारे गए और एक बार फिर से जीत हो गई अहोम्स की। इनफैक्ट ये मुगलों की अब तक की सबसे बड़ी हार थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेबल्स टर्न्ड अगेन जब साल 1679 में बंगाल के मुगल गवर्नर ने एक अहोम कमांडर लालुक बोरफुकान को अपने साइड कर लिया। लालुक को ल्योर करने के लिए मुगलों ने 4 लाख गोल्ड कॉइन्स के साथ अहोम किंगडम का राजा बनाने का ऑफर तक दे दिया। एंड दिस वर्कड। इतनी अच्छी ऑफर सुन के लालुक तुरंत मान गया। उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और मुगल सेनाओं को गुवाहाटी में एंट्री दे दी। और फिर एक बार मुगलों ने अहोम्स पर अपना 16वां हमला किया और अहोम्स को हरा दिया। अब देखा जाए तो मुगलों के हाथ अहोम किंगडम गए हुए 2 साल बीत चुके थे और फिर से मुगलों को लगा कि अहोम्स कुछ नहीं करने वाले। पर इस बार अहोम्स के मंसूबे कुछ और ही थे, एक बड़ा और फाइनल स्ट्राइक करने के। ये 17th और आखिरी बड़ा अटैक था जिसमें साल 1681 में अहोम के नए राजा गणाधर सिंह ने अपनी टेरिटरीज को वापस लेने का फैसला किया। और इस फैसले पर अमल करते हुए उन्होंने गुवाहाटी में स्थित मुगल बेस पर हमला करके मुगलों को नॉर्थ ईस्ट से बाहर भगा दिया। और इस हार के बाद मुगल बेसिकली समझ गए थे कि ये इलाका लेकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये एम्पायर बार बार स्ट्राइक करके उन्हें भगाने ही वाली है वहां से। ये एम्पायर टस से मस नहीं होने वाली और मुगलों की धमकियों से नहीं डरने वाली और अपने हक के लिए लड़ने वाली है। और इस हार के बाद मुगलों ने कभी भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। इसके बाद अगले 200 सालों तक अहोम्स पूरे नॉर्थ ईस्ट पर अनबीटेबली राज करते रहे। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी एक अनसंग इंडियन किंगडम के बारे में जिसके हक के लिए, अपने लैंड के लिए दूसरे फॉरेन इन्वेडर्स को कभी अंदर घुसने नहीं दिया और डटकर उनका सामना किया।